हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर के मॉड्यूल सी का चैप्टर 21 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका हम लोग पार्ट 8 आज देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम लोग इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, जो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट था, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये इंटरपर्सनल लेवल पे हमारा इंटरपर्सनल नीड्स और ट्रांजेक्शन एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? ये जब दो लोग आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पे आपका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हियर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल नीड्स एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन थ्रू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो देखिए इंटरपर्सनल नीड्स यहाँ पे क्या कहता है। सूट्स 1950 एंड 66 ड्रू अटेंशन टू 3 बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स। जो सूट्स थे उन्होंने 3 बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स बताई है, जो कि इंटरेक्शन एमंग पीपल, इंटरेक्शन करने में लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इंटरेक्ट करने के लिए। पहला है इंक्लूजन, दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है अफेक्शन। द इंटरपर्सनल नीड फॉर इंक्लूजन इज डिफाइंड बिहेवियरली। ये जो है फ्रेंड्स आपके बिहेवियर के ऊपर डिफाइन करता है। कैसे करता है देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि ए साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद पीपल समवेयर ऑन अ डायमेंशन ऑफ इनिशिएटिंग इंटरेक्शन और अ साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद पीपल विद रिस्पेक्ट टू एलिसिटिंग द बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। मतलब आप जब किसी भी इंटरेक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वहाँ पे कंफर्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए आपके इंटरेक्शन में। और दूसरा है कि जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे लोगों पे और दूसरों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, वो कितना तक आपका कंफर्टेबली एक रिलेशनशिप वहाँ पे बिल्डअप होता है, वो आपका इंटरपर्सनल नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑन द लेवल ऑफ फीलिंग द नीड फॉर इंक्लूजन मीन्स नीड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। नीड फॉर इंक्लूजन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि वहाँ पे ये जो दोनों रिलेशन मैंने बताया कि पहले इनिशिएट करना, उसके बाद एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, तो वहाँ पे जब एक म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो आपका मेंटेन होता है, तो वो हमारा नीड फॉर इंक्लूजन में आता है। फिर है नीड टू कंट्रोल। नीड टू कंट्रोल तब इस्टेब्लिश होगा एंड मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री relationship including psychological comfortable relationship in controlling all behavior of other people and eliciting behavior from them which controls one's own behavior। मतलब यहाँ पे कंट्रोल में क्या हो जाएगा कि जब आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो और दूसरों का जो बिहेवियर से आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आप खुद के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वो आपका नीड टू कंट्रोल में आएगा। और अफेक्शन में भी वैसे ही आ जाएगा कि आपका जो बिहेवियर हो रहा है दूसरों के साथ, तो आप दूसरे को कितना आप पसंद आ रहे हो, और दूसरे जो हैं जब आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उनको कितना पसंद कर पा रहे हो, तो ये आपका अफेक्शन पे आ जाता है, नीड ऑफ अफेक्शन। यहाँ पे वो दिया नहीं है फ्रेंड, अफेक्शन सिर्फ 2 ही दिया है, नीड फॉर इंक्लूजन दिया है, नीड फॉर टू कंट्रोल दिया है। तो इट मे बी अंडरस्टूड दैट दिस कंसेप्ट आर टू बी एग्जामिन इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप एंड नॉट इन अ ग्रुप सिचुएशन। ये जो आपका इंटरपर्सनल नीड्स जो है, ये 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब ये 2 या 3 लोगों के बीच में आप इसको देख सकते हो, लेकिन एक ग्रुप सिचुएशन पे ये फिट नहीं बैठता है। It is educative for individual to learn about themselves as they can observe and analyze their own interaction with their colleagues, subordinate, superior and other work related people external to the organization। तो ये एक पर्सन के लिए एक जरिया हो सकता है जिससे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आप अपने कलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और आप उनको कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। अभी नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Another framework available to understand interpersonal relationship and interaction is in terms of transactional analysis, a concept developed by Eric Berne and in terms of existential positions conceptualized by Harris। Friends, ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, ये भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को डेवलप करने में मदद करता है। तो ये जो कंसेप्ट था वो एरिक बर्ने ने डेवलप किया था और इसको कंसेप्चुलाइज किया था हैरिस ने 1969 में।
तो अ ट्रांजैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्टिमुलस एंड इट्स रिस्पॉन्स इन एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। जो ट्रांजैक्शन होता है ये एक स्टिमुलस एंड उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ, उसके कॉम्बिनेशन को जब हम देखेंगे किसी भी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में, तो उसी को ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि दीज बिहेवियर पैटर्न आर इवोक्ड इन डिफरेंट डिग्री फ्रॉम 3 ईगो स्टेट। तो यहाँ पे जो बिहेवियर पैटर्न दिखाया गया है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, वो मेनली आपका 3 ईगो स्टेट के बीच में होता है। पहला है पेरेंट, दूसरा है एडल्ट और तीसरा है चाइल्ड। फ्रेंड ये जो है ये किसी भी वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दिस ईगो स्टेट, वी कैन ऑब्जर्व बिहेवियर। हम लोग ये जो ईगो स्टेट है किसी भी पर्सन का डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए पहले हमको उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। वो वाइल इंडिविजुअल आर इंटरेक्टिंग और ट्रांजैक्टिंग एंड फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर विच ऑफ द 3 ईगो स्टेट इज ऑपरेटिंग एट दैट मोमेंट, कि वो इंडिविजुअल किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है या ट्रांजैक्ट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ, और उसके इस बिहेवियर को हम लोग देख के ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे अभी वो कौन से, इन तीनों में से कौन से ईगो स्टेट में वो अभी बिहेव कर रहा है। द 3 ईगो स्टेट्स आर डिस्कस्ड बिलो। ये तीनों ईगो स्टेट हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या है इसमें। एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 ईगो स्टेट। किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी जो है इन तीनों स्टेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इट वुड ऑल्सो हैव नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन टू द एज और एनी अदर डेमोग्राफिक पैरामीटर। इसका किसी एज से लेना देना नहीं है फ्रेंड, कि जैसे पेरेंट है तो ये काफ़ी एज होगा, एडल्ट है या चाइल्ड है तो काफ़ी छोटा होगा। ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ईगो स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज इंटरेक्शन विद अनदर इंडिविजुअल, कि वो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, ये उसके ऊपर डिटरमाइन होगा। दस वन कुड बिहेव इन अ मोर रेगुलेटरी एनालिटिकल और अ वेरी कैजुअल ओरिएंटेशन वाइल डीलिंग विद अदर्स। तो इसमें कुछ लोग जो है वो एनालिटिकली बिहेव कर सकते हैं या कुछ बहुत कैजुअली बिहेव कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये 3 स्टेट बने हुए हैं। एरिक बर्ने डिफाइंड द ईगो स्टेट एज कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। जो एरिक बर्ने ने ये ईगो स्टेट डिफाइन किया है, ये आपका एक पैटर्न ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस के ऊपर डिफाइन किया है। तो ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो 3 फ्रेंड्स दिया हुआ है, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, इसको आप PAC पैक करके याद करिए, रखिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो पेरेंट ईगो स्टेट जो है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर हमेशा आपका केस स्टडी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आता है IABF के ऊपर। तो ये जो आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है और आगे हम लोग एक देखेंगे ओकेनेस। तो ये 2 चीज़ें हमें बहुत अच्छे से देखनी है, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसका एक एक पॉइंट, एक एक ये जो वर्ड है ना, जैसे द पेरेंट ईगो स्टेट रेगुलेट्स बिहेवियर एंड नर्चर्स, it is more of ethical conscientious behavior and influenced by preaching from parent and elders। तो इथिकल और कॉन्साइंसस बिहेवियर ये आपका क्वेश्चन में दे देगा कि पेरेंट ईगो में किस टाइप का बिहेवियर होता है। तो आपको वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, फिर वहाँ पे रहेगा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो आपको ये याद होना चाहिए। उसमें 2 पेरेंट्स का दे देगा और 2 आपका एडल्ट ईगो का दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको उसमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पेरेंट ईगो में आपका एथिकल और कॉन्साइंसस बिहेवियर होता है, और ये नर्चर्स मतलब एक नर्चरिंग टाइप का ये स्टेट है। एंड इन्फ्लुएंस बाय प्रीचिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर्स, और जो भी हम लोग अपने पेरेंट्स या एल्डर से सीखते हैं इसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर नेक्स्ट है द एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट क्या है? इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस। ये पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा। तो मोर ऑफ ए एनालिटिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। ये एनालिटिकल होगा, रैशनल होगा और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि ये कोई भी चीज़ को पहले वो एसेस करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है द चाइल्ड। चाइल्ड इज कंसर्न विथ क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, रिएक्शन टू अदर्स एंड एडजस्टिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? क्रिएटिविटी हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, रिएक्शन टू अदर्स एंड एडजस्टिंग बिहेवियर। मोर ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर विथ मोटिव ऑफ इंजॉयमेंट्स। तो चाइल्ड में क्रिएटिविटी होगा, क्यूरियोसिटी होगा और रिएक्शंस टू अदर्स एंड एडजस्टिंग बिहेवियर। यहाँ पे एडजस्टिंग बिहेवियर भी है फ्रेंड्स।
रिएक्शन टू अदर्स, वो कैसे दूसरों पे रिएक्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ को जानने की उसकी क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है कि किसी भी चीज़ को बनाने में या करने में। तो ये जो है मोर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है और यहाँ पे इंजॉयमेंट भी है। तो अभी द पेरेंट ईगो स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ द मैसेजेस पीपल रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट। ये मैंने आपको बताया फ्रेंड कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि हम लोग अपने एल्डर या पेरेंट्स से जो सीखते हैं, जो मैसेज हम लोग सुनते हैं या देखते हैं, तो हम लोग वही हमारे पेरेंट ईगो स्टेट में दिखाई देता है। दिस मैसेजेस आर रिकॉर्डेड इन पीपल्स हेड। ये जो मैसेज हम लोग अपने एल्डर से या अपने टीचर से या पेरेंट्स से सुनते हैं, वो हमारे हेड में रिकॉर्ड होता है। And these messages help in regulating one's behavior by telling what is right, what is wrong, what is desirable and what is undesirable। तो ये किसी भी लोग के बिहेवियर को किस तरीके से रेगुलेट करता है, ये उन्हें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिजायरेबल है, क्या अनडिजायरेबल है। तो मेनली पेरेंट ईगो जो है वो दो तरह का होता है। पहला है नर्चरिंग पेरेंट और दूसरा है क्रिटिकल पेरेंट। तो जो नर्चरिंग पेरेंट है वो कैसा होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट अदर पीपल। जो दूसरों का केयर करेगा, उसकी बातों को समझेगा, वो आपका नर्चरिंग पेरेंट हो गया। ठीक इसके अपोजिट जो क्रिटिकल पेरेंट है वो क्या होगा, क्रिटिसाइजेस अदर्स फॉर देयर अनडिजायरेबल बिहेवियर। अगर आप कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज करेगा। When a person is in critical parent ego state, he is very much evaluative and judgmental। जब क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट में जब कोई पर्सन होता है तो वो ज़्यादा इवेल्युएटिव और ज़्यादा जजमेंटल होता है। एंड मेक अदर्स टू फील दैट दे आर नॉट ओके। और वो दूसरे को ये फील कराएगा कि दे आर नॉट ओके, वो सही नहीं है या वो ओके नहीं है। अभी नेक्स्ट है एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट इवोक्स बिहेवियर दैट कुड बी डिस्क्राइब सिंपली एज लॉजिकल, रीजनल, रैशनल एंड अनइमोशनल। जो एडल्ट ईगो स्टेज होगा फ्रेंड्स, उसमें वो जो, क्योंकि ये हर चीज़ को पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा फिर प्रोसेस करेगा, तो जाहिर सी बात है वो लॉजिकली सोचेगा, रीजनेबली उसमें देखेगा, उसके रैशनल को समझेगा, और ये अनइमोशनल होता है क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये अनइमोशनल होगा। बिहेवियर फ्रॉम द एडल्ट ईगो स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत बार आता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि बिहेवियर फ्रॉम एडल्ट ईगो स्टेट जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, एनालिटिकल होता है एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है। These people examine alternatives based on facts and figures and probabilities prior to engaging in behavior। ये किसी भी चीज़ को मतलब बिहेवियर में लाने में पहले उसके प्रोबेबिलिटी देखेगा, उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर को एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही उसको वो ट्राई करेगा। फिर थर्ड स्टेज है हमारा द चाइल्ड ईगो स्टेट। तो चाइल्ड ईगो स्टेट क्या है, इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियर दैट अपीयर्स व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग इमोशनली। जो हमारा एडल्ट ईगो स्टेट था वो अनइमोशनल था, और ये जो है ये हमारा इमोशनली है। तो ए पर्सन्स चाइल्ड कंटेन द नेचुरल इम्पल्सेज एंड एटीट्यूड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। द चाइल्ड ईगो स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब चाइल्ड ईगो स्टेट जो है ये इसमें नेचुरल इम्पल्सेस और एटीट्यूड जो भी आएंगे वो उसके एक्सपीरियंस से उसने सीखे होंगे। और चाइल्ड ईगो स्टेट को फर्दर 3 इसमें क्लासिफाई किया गया है, 3 स्टेट में। पहला है एडॉप्टेड चाइल्ड, दूसरा है नेचुरल चाइल्ड और तीसरा है लिटिल प्रोफेसर। तो इसमें जो नेचुरल चाइल्ड जो है आपका, द पार्ट ऑफ चाइल्ड स्टेट विच अडेप्ट्स टू व्हाट मस्ट बी डन टू अदर टू गेट अलोंग। ए नेचुरल चाइल्ड ट्राइज टू इंजॉय एवरी बीट एंड टेक द थिंग्स एज दे कम। तो आपका जो एडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो जो भी उसके पास आएगा, जो भी उसको देखने को मिलेगा वो उसको एडॉप्ट करता जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेचुरल चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड जो है इंजॉय एवरी बीट एंड टेक द थिंग्स एज दे कम। नेचुरल चाइल्ड भी जो है वो हर चीज को एंजॉय करेगा और चीजें जैसे उसके पास आएंगी उसको वो अडॉप्ट करेगा। और लिटिल प्रोफेसर जो है यहाँ पे फ्रेंड्स थिंकिंग पार्ट है, ये थिंकिंग पार्ट ऑफ चाइल्ड है। मतलब इट इज क्रिएटिव, इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड डज एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब अब इसमें थोड़ा थोड़ा क्रिएटिवनेस और इंट्यूटिवनेस और इमेजिनेटिव आ जाएगा, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है फैक्ट्स के ऊपर। ही ड्रीम्स अप न्यू आइडियाज, और वो मतलब ये चाइल्ड स्टेज का थोड़ा मैच्योर स्टेज जो होगा फ्रेंड वो आपका थिंकिंग स्टेज में होगा। इसीलिए जो आपका इट इज
He dreams of new ideas. The compatibility of people largely depend on the ego state of interacting people. तो ये जो आपका थिंकिंग है लिटिल प्रोफेसर, इसीलिए इसको लिटिल प्रोफेसर भी कहते हैं कि ये यहाँ पे ये एक प्रोफेसर की तरह वो सोचने लगेगा। अभी यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि इफ़ द ट्रांजैक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर यहाँ पे दे रहा है कि जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो दो तरह का होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक क्रॉस्ड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री और क्रॉस्ड में यही डिफरेंस है फ्रेंड कि जब ये पेरेंट टू चाइल्ड एंड बैक फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट या एडल्ट टू एडल्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन अगर ये एक मतलब एक ईगो स्टेट से दूसरे ईगो स्टेट में कंटिन्यूअस जा रहा है और रिटर्न वहां से कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा है फिर पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा है, तो ये आपका क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन है। मतलब यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे ये PAC मैंने आपको बताया पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, यहाँ भी हो गया पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। तो ये अगर पेरेंट टू एडल्ट चाइल्ड टू चाइल्ड या पेरेंट टू चाइल्ड या एडल्ट टू पेरेंट एडल्ट टू चाइल्ड, इस तरीके से अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उसके बाद जैसे आपने एडल्ट टू पेरेंट किया फिर पेरेंट टू एडल्ट अगर आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो रहा है, तो ये आपका जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। लेकिन अगर सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे पेरेंट टू पेरेंट ही हो रहा है फिर पेरेंट टू पेरेंट या फिर पेरेंट टू एडल्ट फिर पेरेंट टू एडल्ट, तो ये आपका क्रॉस्ड है। मतलब एडल्ट टू पेरेंट आपका कोई नहीं आ रहा है, मतलब बैक आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्रॉस ट्रांजैक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट जो है किसी भी बोल रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन फॉर इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस थ्रू बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन एंड इंटरेक्शन इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड एनी क्रॉस ट्रांजैक्शन। हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम लोग जो क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बैंकों में क्या होता है, बैंकों में हम लोग क्रॉस ट्रांजैक्शन ही ज़्यादा करते हैं कि अगर कुछ रिप्लाई में कुछ बोल दिया तो फिर वो ट्रांजैक्शन और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो वन वे ट्रांजैक्शन रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। पीपल मेक बेसिक एजम्पशन अबाउट देयर ओन सेल्फ वर्थ as well as about the significant people in their environment. अभी people make basic assumption about their own self worth, जैसे अब आप खुद के बारे में क्या एजम्स कर रहे हैं यहाँ पे वो दे रहा है, as well as about the significant people in the environment। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो, तो इसी को लाइफ पोजीशंस के थ्रू समझाया है। तो इसको हैरिस ने जो है इस कॉम्बिनेशन को लाइफ पोजीशन कहा है। दिस लाइफ पोजीशंस आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ओकेनेस। ये लाइफ पोजीशन जो है वो ओकेनेस के टर्म्स में डिस्क्राइब किया है उन्होंने। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल या तो ओके हो सकता है या तो वो ओके नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 4 लाइफ पोजीशन डिस्क्राइब किया है हैरिस ने। तो देखिए इसमें क्या है, पहला है आई एम ओके यू आर ओके, मतलब दोनों ही ओके हैं, दोनों सही है, मतलब दोनों की वैल्यू है। फिर है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मतलब मेरी तो वैल्यू है लेकिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आई हैव वैल्यू बट यू डोंट हैव वैल्यू। फिर है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन भाई तुम्हारी वैल्यू है। फोर्थ है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, अब यहाँ पे दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, ओकेनेस हैरिस ने इसे दिया था और ये लाइफ पोजीशन को दर्शाता है। इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अभी सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिंग ऑन द वर्क ऑफ एवेरी जेम्स पारिक हैज़ डेवलप्ड 12 इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल। एवरी जेम्स ऑन पारिक ने थे, उन्होंने ये जो लाइफ पोजीशन है इसके 12 इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल निकाले, जिसमें से 6 ऑफ देम इज द ओके स्टेट एंड 6 इज नॉट ओके स्टेट। तो ये फ्रेंड 6 और 6 जो है ये आपका जो हमने यहाँ देखा ना, आपका पेरेंट में 2 है, एक नर्चर है और एक क्रिटिकल है, और एडल्ट में एक स्टेट है और चाइल्ड में 3 है, एडॉप्टेड, नेचुरल और लाइफ लिटिल प्रोफेसर। तो 2 ये हो गया, एक आपका एडल्ट हो गया और ये 3 हो गया, टोटल 6। तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन आपका होगा उसी को इसने 6 ओके में बताया है और 6 नॉट ओके में बताया है।
अब यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओन पैटर्न एंड इंटेंसिटी इन दिस स्टाइल कैन बी स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग हेल्थी इन्फ्लुएंसिंग रिलेशनशिप। तो अगर आप अपने खुद के पैटर्न को और आपके इंटेंसिटी को अगर आप पहचानेंगे कि आपका क्या स्टाइल है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो आप उसको किसी भी इन्फ्लुएंसिंग रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में आप उसको डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये इस एक तरह से आपके सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको सेल्फ डेवलपमेंट में रखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्किंग इन टीम्स देखेंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और डिसलाइक करिए, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।